बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद। फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2017 का पास पेपर और एमसीक्यूज़ नंबर 1 से लेकर 10 तक इसमें हम आज सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1, रेफरेंस एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट। कह रहा है रेफरेंस एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो रेफरेंस एंगल जो है वो स्टैंडर्ड एंगल होता है और एक्यूट एंगल होता है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होता है। ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। बाय डेफिनेशन रेफरेंस एंगल जो है वो एक एक्यूट एंगल होता है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है इसकी डेफिनेशन के मुताबिक। तो सिंपल सा था ये, तो याद होना चाहिए आपको, याद करने वाली बात है ये। उसके बाद नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2, द सेट 0,1 इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू। सेट दिया हुआ है हमें और आपसे पूछ रहा है कि ये क्लोज जो है वो किस ऑपरेशन के लिहाज से ये क्लोज्ड है। डिवीजन के लिहाज से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन। अब किस तरह से पता चलेगा, इसके लिए मैं देखो मैंने टेबल यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। अब एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर रहे हैं पेपर में तो यकीनन आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा टेबल सॉल्व करें, लेकिन बहरहाल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये टेबल जो है ये बनाकर दिखाए हुए हैं। तो 0,1, तो देखें दो एलिमेंट हैं, तो 0 और 1, 0 और 1। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए हमारे पास है डिवीज़न वाला। तो सबसे पहले मैं डिवीज़न वाला आपको बताता हूँ टेबल। तो ये 0 और 1, 0 और 1 मैंने दो मेरे पास जो हैं वो एलिमेंट्स हैं सेट के। अब 0 को डिवाइड करें अगर 0 से तो ये अनडिफाइंड आएगा, u और d, तो अनडिफाइंड। तो ये वाली चीज़ से ऑलरेडी हमें पता चल गया कि ये जो सेट है ये क्लोज नहीं है। क्लोज किस वक्त होगा? क्लोज उस वक्त होगा जब हम सारे के सारे एलिमेंट्स का आपस में जो है, जो भी हमें ऑपरेशन दिया गया है वो परफॉर्म करें, तो जितने भी आंसर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे रिजल्ट जो हैं उसी सेट में लाई करने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही जो है सेट जो है वो क्लोज्ड होगा। ठीक है। तो अब देखें डिवीजन मैंने की तो 0 डिवाइड बाय 0 तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसी से हमें पता चल गया कि ये जो सेट है ये डिवीजन के ऑपरेशन के अंडर जो है क्लोज नहीं है। अब दूसरा जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, एडिशन वाला। अब एडिशन के लिहाज से देखें ये टेबल मौजूद है। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 2। अब देखें 2 जो है मैंने रेड से मार्क किया है, रेड से इसलिए मार्क किया है क्योंकि 2 देखें इस सेट में मौजूद नहीं है। बाकी सारे एलिमेंट देखें सेट में है लेकिन 2 जो है इस सेट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब एडिशन भी जो है, एडिशन के लिहाज से भी जो है सेट क्लोज्ड नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखें यहाँ पे बना हुआ है टेबल। तो 0 माइनस 0 0, एलिमेंट जो है इसी सेट में मौजूद है, 0 मौजूद है इस सेट में। 0 माइनस वन आ गया। अब रेड से मैंने मार्क किया हुआ है इसको क्योंकि -1 जो है वो इस सेट में हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए जो है ये माइनस के लिहाज से भी, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी ये जो सेट है ये क्लोज्ड नहीं है। तो लास्ट जो ऑप्शन बचा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बचा, तो यही जो है हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी मैंने प्रूफ के लिए यहाँ पे देखें आपको टेबल बना के दिखाया हुआ है कि 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 इस सेट में मौजूद है, इसका एलिमेंट है ये। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं, जब हमने एडिशन का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जब हमने परफॉर्म किया, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए वो सारे के सारे रिजल्ट इसी सेट में मौजूद हैं, इसी सेट का पार्ट है। तो इसीलिए जो है ये सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, √-5 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ। देखें स्क्वायर रूट के साइन के अंदर अगर, रेडिकल साइन के अंदर अगर माइनस साइन आ जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, क्योंकि √-1 जो है ये होता है आयोटा, और आयोटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से ताल्लुक़ है उसका, तो इसलिए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली इसका आंसर होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4, द सेट ऑफ इंटीजर्स z इज़ अ ग्रुप अंडर। अब आपसे पूछ रहा है कि z जो है, इंटीजर्स जो है वो ग्रुप है या नहीं, मतलब इनमें से जो ऑपरेशन यहाँ पे आपको बताए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसके लिहाज से जो है वो इंटीजर्स का जो सेट है, इंटीजर जो नंबर होते हैं वो ग्रुप कहलाएगा, ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ उसमें पाई जाएंगी। अब ग्रुप के लिए देखें बुक का पेज नंबर है 73, इसमें जो है ग्रुप के हवाले से जो है सारे रूल्स वगैरह, प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसकी बताई हुई हैं। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, अ मोनोइड हैविंग इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट
अंडर स्टार, ये ऑपरेटर के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है, इज कॉल्ड अ ग्रुप अंडर द ऑपरेटर, दैट इज़ अ ग्रुप अंडर ऑपरेटर इज़ अ सेट। कह रहा है अगर कोई सेट ऐसा है जो मोनोइड हो और साथ ही साथ उसके अंदर जो है इन्वर्स एलिमेंट भी मौजूद हो, यानी कि हर एलिमेंट के लिए इन्वर्स एलिमेंट मौजूद हो। जैसे अगर प्लस एडिशन के लिहाज से देखें तो एडिशन का जो एडिटिव इन्वर्स होता है किसी भी चीज़ का, जैसे अगर कोई नंबर है 1 तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -1। तो इस तरह से यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर एलिमेंट के लिए, और वो उसी सेट के अंदर जो है मौजूद हो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी, तो तब जो है वो ग्रुप कहलाता है सेट। ठीक है, टोटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं देखो वो ये हैं कि क्लोज होना चाहिए, सेट जो है वो क्लोज होना चाहिए, जो ऑपरेशन जिस ऑपरेशन के लिहाज से आप चेक कर रहे हैं उस लिहाज से वो जो सेट है वो क्लोज होना चाहिए, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के वो सारे के सारे जब उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो जितने भी रिज़ल्ट हमें मिलेंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो सारे के सारे रिज़ल्ट उसी सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए, तभी वो सेट जो है वो क्लोज कराता है किसी ऑपरेशन के अंडर। जिस तरह से हमने पीछे एमसीक्यू सॉल्व किया था 0,1 वाला, उसी तरह से जो है यहाँ पे क्लोज वाली प्रॉपर्टी भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे इंटीजर्स हैं, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी शामिल होता है। तो अगर हम जो है वो एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करें इंटीजर्स के लिए, तो अगर मैं ऐड करूँगा कोई से दो इंटीजर्स को तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल -1 में मैंने ऐड कर दिया 0, तो -1 में अगर 0 मैंने ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 जो है उसी सेट में लाया करता है, इंटीजर ही है, तो इसीलिए जो है ये एडिशन के लिहाज से जो ये सेट है ये क्लोज्ड होगा। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है द ऑपरेशन ऑफ स्टार और या ऑपरेटर इज़ एसोसिएटिव। अब एडिशन जो है ये एसोसिएटिव होती है, सब्ट्रैक्शन हमें पता है कि एसोसिएटिव नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है और एडिशन तो ऑप्शन बी और सी तो वैसे ही जो है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते, यानी कि अब या तो एडिशन वाला करेक्ट हो सकता था या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला। तो एडिशन के लिहाज से अब देखें, अब मल्टीप्लिकेशन वाला ऑप्शन मैंने करेक्ट क्यों नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन मतलब स्टार्टिंग वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्लोज प्रॉपर्टी, ये एडिशन के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है कि जब जैसे एडिशन के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, तो 0 जो है वो इंटीजर्स के सेट में ही मौजूद है। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी की बात करें तो 1 होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 भी जो इंटीजर्स का पार्ट है। तो इसका मतलब कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इंटीजर्स का जो सेट है ये मोनोइड तो है, लेकिन इन दोनों के लिहाज से ये ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लास्ट पॉइंट देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ एन इन्वर्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू। अब देखें इंटीजर्स में जो है 0 आता है, तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 का जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो यही वजह है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इंटीजर्स का सेट जो है वो ग्रुप नहीं है। जबकि एडिशन के लिहाज से अगर बात करें तो एडिटिव इन्वर्स जो है वो हर नंबर का जो है वो पॉसिबल है, भले 0 हो, भले 1 हो, भले -1 हो। तो 0 का एडिटिव इन्वर्स तो खैर 0 ही होगा, तो पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो होता नहीं है। तो बहरहाल यानी कि एडिशन के लिहाज से जो है ये इंटीजर्स का जो सेट है ये ग्रुप की सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करता है, इसलिए जो है एडिशन वाला यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट इसका आंसर होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5, अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज़ कॉल्ड। कह रहा है एक स्टेटमेंट जो या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं हो सकती, यानी कि एक ही वक्त में हम ये नहीं कह सकते कि एक ही बात जो है वो गलत भी हो सही भी है। तो ऑप्शन दिए हैं उसने टोटोलॉजी, प्रोपोजिशन, डिडक्शन एंड इंडक्शन। अब ऑप्शन सी और डी की अगर बात करें तो डिडक्शन और इंडक्शन के लिए देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि डिडक्शन एंड इंडक्शन आर वेज ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स। ये कंक्लूजन्स जो हैं इनको ड्रॉ करने इनको मुंतखब करने के लिए कह लें कि ये इनके एक तरीके हैं, मेथड्स हैं ये।
तो बुक में पेज नंबर 47 पर डेफिनेशन मौजूद है इनकी डिडक्शन की और इंडक्शन की। और टोटोलॉजी जो है इसकी जो डेफिनेशन है बुक में पेज नंबर 53 पर मौजूद है। और ये क्या होती है? टोटोलॉजी इज़ द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन इट। यानी कि कोई स्टेटमेंट है उसमें जितने भी वेरिएबल्स मौजूद हैं उसमें भले हम कोई भी वैल्यू सपोज कर लें उसकी, तो वो स्टेटमेंट हमेशा जो है क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। जबकि उसने हमसे कहा है कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी, जबकि टोटोलॉजी जो है वो हमेशा ट्रू होती है। तो इसलिए टोटोलॉजी जो है वो आंसर नहीं हो सकता। अब लास्ट रह गया हमारे पास प्रोपोजिशन। कि प्रोपोजिशन जो है ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं जो या तो सही हो सकती है या फिर गलत हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं हो सकती एक ही वक्त में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यानी कि प्रोपोजिशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ एमसीक्यू नंबर 6 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू एक्स 1 1 1 एंड ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एक्स इज़ इक्वल टू। सिंगुलर मैट्रिक्स जो है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? ज़ीरो हो। तो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया इसको। पहले हमने x1 1 डिटर्मिनेंट सिंगुलर है तो इसलिए इक्वल टू ज़ीरो लिखा है। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ये मेथड है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। तो x 1 ज़ा x, 1 1 ज़ा 1, तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQ, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज़। अब ये जो है बुक में पेज नंबर 155 पर देखें स्टेटमेंट मौजूद है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ -1। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद MCQ नंबर 8, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड। अब ये डेफिनेशन है प्रॉपर रैशनल फंक्शन की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसका आंसर है। थोड़ा इसके बारे में मैं डिटेल में बता दूं आपको थोड़ा सा कि डिग्री क्या होती है। देखिए पॉलिनॉमियल में जो भी वेरिएबल मौजूद है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री जो है वो बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है अगर आपके पास x² प्लस में x प्लस में 1, तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है अगर 2 है, स्क्वायर है यानी कि 2 है, तो इसका मतलब ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनॉमियल है। अब वो कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर यानी कि जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर। अब अगर न्यूमरेटर में जो पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है उसकी डिग्री यानी कि उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो? कम हो नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले पॉलिनॉमियल से, तो जो है फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। और अगर डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर में मौजूद पॉलिनॉमियल की डिग्री से या तो इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, तब जो है वो फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है वो। नेक्स्ट MCQ नंबर 9, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल प्लस n क्यूब इज़ इक्वल टू। तो ये एक सीरीज़ हमें गिवन है, क्यूब की फॉर्म में है ये। अब इसको जो है आप किस तरह से वेरीफाई करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप चेक करें फर्स्ट टर्म के लिए, यानी कि n की वैल्यू आप 1 पुट करके देखें हर उसके अंदर, हर टर्म के अंदर। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे सब ए बी और सी यानी कि सारे ऑप्शंस में जब आप पुट करेंगे तो ऑप्शन डी का जो आंसर है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी तो जो है वो आप हटा देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद जो है हम सेकंड के लिए चेक करेंगे ताकि हमें पता चल सके इन तीनों में से कौन सा वाला ठीक होगा। अब देखें जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँगा, फर्स्ट टर्म के लिए मैंने n की वैल्यू 1 पुट करके चेक करेंगे आप, सेकंड के लिए आप n की वैल्यू 2 पुट करके चेक करेंगे। अब आंसर कैसे पता चलेगा क्या आना चाहिए? देखें सेकंड सम यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा होगा, तो देखें सेकंड टर्म में देखें 2 का क्यूब है तो 8 आएगा, तो 1 का क्यूब 1 आएगा। सम करना है हमें, यानी कि अगर n की वैल्यू 2 पुट करके चेक कर रहे हैं आप तो दो वैल्यूज़ का जो सम आ रहा है यहाँ पे वो हमें देखना होगा कि कितना आ रहा है। तो 8 + 1 9, यानी कि इनमें से जिस टर्म का आंसर हमें 9 मिल जाए n की वैल्यू 2 पुट करने पर वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए जो है मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। सिमिलरली यहाँ पर तो ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ख़त्म हो गया। तो अब ये 2 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो अब देखिए यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो गया। अब आपकी तसल्ली के लिए मैं ऑप्शन बी के बारे में भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। अब देखिए n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा यहाँ पर तो 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब 2 + 1 क्या बनता है 3 बनता है, तो 3 से ये नीचे वाला 3 कैंसिल हो गया।
अब यहाँ पे अगर 2 पुट करूँगा तो 2 2 ज़ा 4 + 1 5 बनेगा। देखें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 9 नहीं आ रहा। सिमिलरली इसके लिए भी जब आप चेक करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, 9 नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद लास्ट MCQ आज का, एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेस ओनली इफ़। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो कब कन्वर्ज होती है? अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो तो वो कब कन्वर्ज होगी, उसकी क्या कंडीशन होगी? बुक में पेज नंबर 212 पर ये कंडीशन मौजूद है। देखें केस 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ मोड आर इज़ लेस देन। मोड का मतलब ये कि कॉमन रेशो की जो वैल्यू है वो आपने विदाउट साइन कंसिडर करनी है, उसको देखना है कि वो 1 से लेस है या नहीं। अगर 1 से लेस होती है तब जो है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो वो जो है डाइवर्ज कर जाएगी। इक्वल टू 1 हो जाए या ग्रेटर देन 1 हो जाए तो दोनों कंडीशन में इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है वो डाइवर्ज कर जाती है। और अगर कॉमन रेशो की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो तब जो है वो कन्वर्ज होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज 10 तक MCQs 1 से लेकर 10 तक के MCQ 2017 के पेपर की कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको 11 से लेकर 20 तक के वीडियो जो MCQs हैं उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी इससे पहले जो मैंने 2018 के जो MCQs हैं वो भी अपलोड किए हैं, उनका लिंक जो है इसी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो भी वहाँ से सोल्यूशन देख सकते हैं दोनों वीडियोस का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नॉलेज लैब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।